हाँ, बैठ जल्दी बैठ, फटाफट बैठ। इधर देखो, औरंगजेब के बाद में मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि औरंगजेब का जो शासनकाल था वो लगभग 50 वर्ष का रहता है। इधर देखो, औरंगजेब का शासनकाल कितना रहता है, लगभग 50 वर्ष का रहता है। और उसके आने वाले अगले 50 वर्षों के अंदर लगभग 8-10 राजा आ जाते हैं उत्तर मुगल काल के अंतर्गत, है ना। तो अपन को यही देखना है कि कौन कौन से राजा हैं जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बनते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल काल जो होता है वैसे तो तहस नहस सा ही हो जाता है, लगभग लगभग बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। मुगल काल का जो मेन रहता है वो तो आपका बाबर से लेकर के औरंगजेब तक ही है, ठीक है। मुगल काल जिसे अपन बोलते हैं वो मेनली बेसिकली बाबर से लेकर के क्या है, औरंगजेब तक है। औरंगजेब के बाद में तो चिट्टर पिट्टर से राजा हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा अपन को देखना, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना भी नहीं रहती है। जो एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो आता है वो आता है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। बहादुर शाह जो प्रथम है उनका जो कार्यकाल रहता है ज्यादा तो नहीं रहता है, 1708 से लेकर के 1712 तक रहता है, 1708 से 12। जिस समय पे बहादुर शाह फर्स्ट शासक बनते हैं इनकी उम्र काफी ज्यादा होती है, क्योंकि मैक्सिमम देखो 50 साल तो औरंगजेब खुद राज कर रहा है, 50 साल तो औरंगजेब खुद राज कर रहा है। तो इस वजह से इनके जो बेटे हैं उनकी उम्र काफी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए अपन देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है इनका एक उपाधि और मिली है। उपाधि कौन सी है, शाहे बेखबर की है। उपाधि है इनकी शाहे बेखबर। इनमें उपाधि बेसिकली ज्यादा पूछा जाता है कि शाहे बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। तो बहादुर शाह फर्स्ट को जाना जाता है, इसका असली जो नाम होता है वो मुअज्जम होता है। मुअज्जम इसका क्या था, असली नाम है, वास्तविक नाम क्या है, मुअज्जम। मुअज्जम, आजम और मुअज्जमों के बीच में युद्ध होता है ना, जजाऊ का युद्ध, तो वो आजम को हरा देता है और मुअज्जम जीतता है और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजा बनता है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं जजाऊ का युद्ध, आजम वर्सेज मुअज्जम, विजेता कौन है, मुअज्जम है, ठीक है, 1708, ठीक है। इधर देखो, बहादुर शाह फर्स्ट जो है ये जजिया कर की दरों को कम करता है। क्या करता है, जजिया कर की दर कम करता है। क्या करता है, जजिया कर की दर को कम कर देता है। जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। भारत में जजिया कर शुरू करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। भारत में जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन है, भारत में जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था, भारत में जजिया कर पे रोक लगाने वाला कौन है, अकबर है, ठीक है। पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया है, मोहम्मद शाह रंगीला ने किया, ठीक है। इसके अंदर आपको जो याद रखना है वो ज्यादातर ये वाला जो है साहिब बेखबर, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। ये था आपके बहादुर शाह फर्स्ट। इन्होंने एक काम और किया था, मराठों के अधिकार बढ़ाए थे, मराठों के अधिकार बढ़ाए, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं, बहादुर शाह के बाद जो नया राजा बनता है वो बनता है जहांदर शाह। कौन बनता है, जहांदर शाह बनता है, ज्यादा नहीं चलता है, 1712 से 13। जहांदर शाह की जो उपाधि है, उपाधि तो नहीं मतलब इसको जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है, लंपट मूर्ख, ठीक है। इसके बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, सैयद बंधुओं द्वारा, सैयद बंधुओं द्वारा। सैयद बंधु कौन है, तो सैयद बंधु बाद में जो मुगल काल है उसके किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं, किंग मेकर। सुनना मेरी बात, दो भाई हैं, अब्दुल्ला खां और हसन हुसैन हुसैन अली, ये जो दोनों भाई हैं ये सैयद परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए सैयद बंधु बोलते हैं। इन दोनों भाइयों की इस समय पे मुगल काल के अंदर सबसे ज्यादा जो चल रही है वो इन्हीं की चल रही है। यही क्या है, किंग मेकर की भूमिका में, ये जिसको चाहते हैं वही राजा बनता है, ठीक है। तो इन्होंने ही किसकी हत्या कर दी थी, जहांदर शाह की हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो अगला राजा जो जिसको बनाया इन्होंने वो था फर्रुख सियर। कौन है, फर्रुख सियर। तीसरे नंबर पे किसे बनाया है, फर्रुख सियर को बनाया है। फर्रुख सियर का जो कार्यकाल रहेगा वो 1713 से 19 रहेगा। इधर देखो, फर्रुख सियर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है घृणित कायर। क्या, घृणित कायर,
घृणित, कायर। हाँ सुनो, फर्रुखसियर एक बार प्लान करता है किसको मारने का, किंग मेकर्स को। यार ये ज्यादा एंटेनबाजी कर रहे हैं, इनको ठोक देते हैं। किंग मेकर को पता लग गया, अच्छा हमको ठोकने का प्लान बना रहा है, किंग मेकर इसको ठोक देते हैं। ठीक है, तो किंग मेकर्स के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है वापस से फर्रुखसियर की। फर्रुखसियर के जमाने के अंदर ही जो सिखों के अंदर बंदा बहादुर जो होता है, बंदा बहादुर को मृत्युदंड जो दिया जाता है वो किसके समय पे है, फर्रुखसियर के समय पे है। ठीक है, इससे पहले गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह जी की जो मृत्यु होती है वो औरंगजेब के समय होती है। वो किसके समय होती है, औरंगजेब के समय होती है। ठीक है, उसके बाद में बंदा बहादुर उनका नेतृत्व करते हैं, तो बंदा बहादुर की जो मृत्यु होती है वो फर्रुखसियर के समय पे होती है 1717 में। कब हो रही है, 1717 के अंदर। ठीक है, बाद में किंग मेकर्स के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है, क्योंकि पहले किंग मेकर्स को मारने की प्लानिंग कर रहा है, किंग मेकर्स को इसके बारे में पता चल जाता है सैयद बंधुओं को, और वो लोग इसकी हत्या करवा देते हैं। इसके बाद में दो नाम के और हैं, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला, ये दो व्यक्ति और बनते हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं बनते हैं, एक आध महीने 2-5 महीने के लिए बनते हैं। इसके बीच में इन दोनों की ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ होता है कि मृत्यु हो जाती है, चाहे बीमारी से मान लो चाहे कैसे भी मान लो, तो ज्यादा समय तक नहीं बन पाते हैं। ये जिसको भी राजा बनाते हैं वो कम समय के लिए बने। इसके बाद में जो अगला राजा बनाया जाता है वो बनाया जाता है मोहम्मद शाह रंगीला को। किसको बनाया जा रहा है, मोहम्मद शाह रंगीला। चौथे नंबर पे जो राजा बना रहा है वो कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। इधर देखो 1719 से 48 तक ये रहेगा। हाँ वही है ये। इसको जो उपाधि है ना वो रंगीला है, इसी की उपाधि क्या है, रंगीला। नाम मोहम्मद शाह है, वैसे उपाधि रंगीला है, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला नाम पड़ गया। यही वो व्यक्ति है जो कोट पहन करके नीचे घाघरा पहन के आया करता था। ठीक है, इसके जमाने के अंदर उर्दू जो भाषा है, उर्दू को संरक्षण दिया जाता है, उर्दू भाषा को संरक्षण दिया जाता है। फूल वालों की सहल नाम, फूल वालों की सैर एक उत्सव था वो मनाया जाता है। ठीक है, और जो जजिया कर है, जजिया कर पे पूर्ण रूप से जो रोक लगाता है, जजिया कर पर पूर्ण रूप से रोक, पूर्ण रूप से रोक, वो भी कौन लगाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो 4 राजा आ गए। 5वें नंबर पे जो आता है वो आता है अहमद। ठीक है, अहमद का जो कार्यकाल है वो 1748 से लेकर के, क्या, हाँ क्या कह रहे हो, अहमद खां, नहीं वो मैं वही बता रहा हूं, अहमद के समय पे अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है। ठीक है, ये तो मुगल का शासक है, और इसी के समय पे जो अटैक हो रहा है वो किसका हो रहा है, अहमद शाह अब्दाली का अटैक, अहमद शाह अब्दाली। ये अहमद शाह अब्दाली अलग है ना, ये अहमद के समय पे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा है ना, ये याद रखना है। क्या, हाँ तृतीय है। ठीक है, तो अहमद के समय पे किसका युद्ध हो रहा है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। ठीक है, मराठों के विरुद्ध होता है। ठीक है, वो वाला तो जो आप बोल रहे हो, हाँ मैं कर रहा हूं, एक बार ये सारे लिखा दूं, 2-3 नाम और है। ठीक है, अहमद शाह के बाद आता है आपका आलम शाह। हाँ ठीक है, आलम शाह के समय पे 1700 ये रहेगा 52 से 58। ठीक है, इसके समय पे प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है आलमगीर। ठीक है, इसके बाद आएगा शाह आलम। ये आलमगीर फर्स्ट है यार, एक सेकंड, आलम शाह है, फिर आलमगीर सेकंड है, फिर शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय, फिर आएगा अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद आएगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ये अंतिम राजा है। ठीक है, बहादुर शाह जफर क्या है, अंतिम राजा है। शाह आलम के समय पे बक्सर का युद्ध होता है, किसका युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 1764 में। इधर देखो, ये जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध है इनके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी अपन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ नाम लिखवा करके छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो, आलमगीर द्वितीय है ये, है ना, आलम शाह। एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट, अहमद शाह के बाद आलमगीर है, अहमद शाह के बाद में आलमगीर, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, 1754 से 57 है, 54 से 57, और इसके समय पे है प्लासी का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है, अब लिख लो,
लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिखो भाई फटाफट लिखो। मैं समझा देता हूं। हाँ समझा दूंगा। ये लिख, इधर देखो, ये लिख लिया था ना। लिखो जल्दी लिखो भाई फटाफट। उर्दू, उर्दू भाषा को संरक्षण दिया। ये लिख लिया। हाँ ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया था ना, मैं समझा देता हूं। इससे पहले जो था वो था अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है अहमद शाह के समय पे ही। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट बात है, इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से लेकर के 57 तक है, और ये जो प्लासी का जो युद्ध हो रहा है वो 1757 में इसी के समय पे हो रहा है। इसके बाद में बनेगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल है वो 1806 तक रहेगा। ठीक है, 1757 के बाद में 59 से बनता है, वैसे 59 तक रहता है इसका, 59 से 1806 तक रहेगा इसका कार्यकाल, है ना। और इसी के समय पे क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। एक बात और है, शाह आलम जो था इसी के समय पे अंग्रेजों ने पहली बार आगरा के किले पर लॉर्ड लेक के नेतृत्व में झंडा फहराया। ठीक है, अकबर द्वितीय जो है इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 1806 से 1837। 1806 से 1837 रहेगा, और 1837 से लेकर के 1857 इनका रहेगा। एक बात और याद रखना, अकबर द्वितीय के समय की राजा राममोहन राय का नाम सुना है आप लोगों ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? बहादुर शाह जफर नेक्स्ट आता है आपका 1837 से 57। ये क्या है आपका? अंतिम मुगल शासक है। क्या है ये? जो जफर है ना, ये जफर नाम से कविताएं लिखा करता था, अंतिम मुगल शासक। जैसे अपन ने कहा था गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने का काम कौन करता था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, आप लोग बताओगे? गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? जफर तो जफर नाम से लिखेगा ना बेवकूफ।
गुलरुखी नाम से कौन लिखता था? सिकंदर लोदी, याद आया? जिसने 1504 में आगरा की स्थापना करी थी और आगरा को राजधानी बनाया था 1506 में। ठीक है। दरगाहों पे, मस्जिदों के अंदर महिलाओं का प्रवेश बंद किया था, ताजिया पे रोक लगाई थी। ये काम किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, पता है क्या? वही लिखा करता था गुलरुखी नाम से कविताएं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी की में। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक है। यही 1857 की क्रांति के नेता चुने जाते हैं। 1857 की क्रांति के नेता, क्रांति के नेता। बाद में अंग्रेजों की तरफ से हडसन नाम का एक कैप्टन आता है, वो आकर के दिल्ली के अंदर जो क्रांति होती है 1857 की क्रांति, उसको दबाता है। जो बहादुर शाह जफर था उसको हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद में इसको कहां भेज दिया जाता है? रंगून जेल भेज दिया जाता है। रंगून जेल में कहां पड़ती है अभी वर्तमान में रंगून जेल? बर्मा। बर्मा पहले म्यांमार, आज का जो म्यांमार है उसी का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। उस समय पे बर्मा जो था भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, बर्मा किसका हिस्सा था? भारत का। मतलब भारत वालों ने जीत लिया था, अंग्रेजों ने जीत लिया था बर्मा को, तो बर्मा भारत में आता है, इसीलिए बर्मा भेज दिया इसको रंगून जेल के अंदर। बाद में बर्मा को भारत से अलग करने की जो बात कही गई है वो हमारी खुद की मांग है। यानी कि हम लोगों ने कहा था कि भाई बर्मा को भारत से अलग करो। अंग्रेज तो चाहते थे बर्मा भारत में रहे, लेकिन अपन बड़े बड़े आदमी अपन क्या कह रहे हैं? बर्मा को भारत से अलग करो। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें 1935 के शासन अधिनियम के अंदर अलग किया जाता है बर्मा को भारत से। ठीक है, यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में कोई भी मुगल शासक नहीं बचता है। यही अंतिम मुगल शासक है। तो उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह से स्टार्ट हुए, अपन बहादुर शाह पे खत्म हुए। ठीक है, बहादुर शाह से स्टार्ट हुए और बहादुर शाह पे खत्म हो गए। इससे पहले कितने हो गए थे? ये 5। 5 के बाद में ये आपका 6वां है, ये आपका 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया। 2 बीच में रफीउद्दौला और रफीउद्दौला मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, वो कुछ समय के लिए बने थे, लगभग 11 हो गए कि इतने ही है लगभग लगभग ना। तो मोटा मोटी ये है, लिखो ये वाला। क्या? मरने के बाद में 2 गज जमीन की आवश्यकता पड़ती है? 2 गज जमीन भी नसीब नहीं। यहाँ भारत के अंदर नहीं हुई ना, बर्मा में पहुंच गया। भारत के अंदर मुगलों को इतना बड़ा शासन था, तो इसको 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाई भारत के अंदर, तो इसी के लिए कहा जाता है कि मरने के बाद में 2 गज जमीन भी नहीं मिल पाई। भारत में नहीं मरा ना, बर्मा में मरा है ना, इसलिए। अखंड भारत के अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका भी है, और नेपाल वाला हिस्सा है, तिब्बत जो है वो सब इसी में है। ठीक है, वो अखंड भारत का हिस्सा है। लिख लिया क्या? लिखो। तो देखो, इसके साथ में ही आपका मुगल काल पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब आधुनिक इतिहास। क्या देखेंगे? आधुनिक, यानी कि अभी तक अपन ने जो देख लिया है वो अपन ने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिया है और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ लिया है। अब आएगा आपका आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास जो स्टार्ट होगा वो होता है यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से। ठीक है, लिख लिया? अब समझना गौर से, ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको ऐसा ही पढ़ाया है, ज्यादा डिटेल में नहीं गए। जो क्वेश्चन अगर यहां से आ सकता है वो इन्हीं में से आएगा जो अपन ने लिखा है। ठीक है, बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, नए पेज से हेडिंग डाल सकते हो बोले से। इसके अंदर देखो, जो पहला अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। हाँ जी, अरे तो आधुनिक भारत में तो पड़ेगा 1857 क्रांति। अंग्रेजों ने तो, ये जो उत्तर मुगल काल के, इनको मैंने इतना शॉर्ट क्यों पढ़ाया है? क्योंकि इनके जमाने की जो घटनाएं हैं वो अंग्रेजों से जुड़ी हुई है। यानी कि इनके जमाने की जो घटनाएं, अभी देखो अपन फिर से वापस कहां पहुंचेंगे? 1500 ईस्वी में पहुंचेंगे। अभी तो 1857 तक आ गए थे ना, लेकिन अब अपन 1857 से फिर पीछे चलेंगे 1500 से इतिहास वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो कुछ चीजें जो छूट गई थी वो अब अंग्रेजों के आधुनिक इतिहास में आ जाएगी। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, किन किन के मध्य हुआ वो मैंने लिखा है अभी? नहीं लिखा है ना, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो अब पूरा आधुनिक इतिहास में आएगा। ठीक है, अब आधुनिक इतिहास का मतलब है, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था कि जो प्राचीन इतिहास है इसका मतलब हिंदू राजा, प्राचीन इतिहास का मतलब हिंदू राजा, मध्यकालीन इतिहास का मतलब मुस्लिम शासक, और आधुनिक इतिहास का मतलब क्या है? अंग्रेज। कौन है? अंग्रेज है। ठीक है, तो अंग्रेज कहां से आए? यूरोपियन कंट्रीज से आए थे। यूरोपियों का ही आगमन पढ़ा रहे अपन। तो भारत के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज आए, अंग्रेजों के अलावा भी आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ठीक है, फ्रांसीसी आए थे ना। तो अपन को सभी के बारे में देखना है। उनमें से अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन की भारत की खोज करी थी वास्को डी गामा ने, सुना है आप लोगों ने? कब करी थी? 1498 में। तो क्या 1498 में भारत की खोज हुई थी क्या? भारत तो पहले से इतना बड़ा इतिहास पढ़ दिया अपन ने, पढ़ लिया ना इतना सारा इतिहास। तो जो भारत की खोज है उसका मतलब भारत के जो जल के द्वारा आने का जो रास्ता है उसकी खोज है। सुनना, मेरी बात को गौर से समझना। थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, ये क्या है? भारत है। ठीक है, भारत के ऊपर यहां पे आपका आएगा यूरोप आ जाता है। ठीक है,
यूरोप के बाद में नीचे की तरफ यहां पे दक्षिण अफ्रीका आ जाता है क्या? यहां पे दक्षिणी अमेरिका और यहां पे उत्तरी अमेरिका, यही है क्या? सही है। इधर सुनना, अकबर गौर से सुनना, ये क्या है? इसीलिए तो कह रहा हूं बिना सोचे समझे आप लोग पढ़ो में ध्यान नहीं दोगे तो कैसे पार पड़ेगी? यूरोप है। इधर देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, ये भारत है, ठीक है, ये यूरोप है। आवाज नहीं, इधर देखो, ये क्या है? यूरोप, ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका, ये दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना? अब तो समझ में आ गया। और ये क्या है आपका अपना भारत। अब सुनना गौर से, यूरोपियन जो कंट्रीज थी वो भारत के साथ में व्यापार करना चाहती है। क्या चाहती है? भारत के साथ व्यापार करना चाहती है। लेकिन अपन देखते हैं कि यहां पे पड़ता है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, फिर ईरान इराक वगैरह पड़ते हैं, ठीक है, फिर तुर्की मिस्र वगैरह आ जाएंगे आपके, उसके बाद में यहाँ पे ग्रीक वगैरह पड़ते हैं, यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी, है ना? तो एक रास्ता तो ये है आने का, जो कि स्थलीय मार्ग है। कैसा मार्ग है? स्थलीय मार्ग है। और एक रास्ता है इस तरीके से आने का, जो कि कैसा है? जलीय मार्ग है, ठीक है। अब अपने पास में दो रास्ते हैं। स्थलीय मार्ग के ऊपर तो राजा महाराजाओं का शासन है क्या? है। तो राजा महाराजाओं की वजह से अपन कहते हैं कि यहाँ पे तो टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लगेंगे। अगर आप आओगे तो अलग अलग जगह पे होकर के निकलोगे तो वहीं पे आपसे क्या वसूला जाएगा? टैक्स वसूला जाएगा। और यदि आप पानी के रास्ते से आते हो तो डायरेक्ट कहां पहुंच जाओगे? भारत के अंदर। तो अब जब यहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज ने एक युद्ध होता है, उस युद्ध को जब हार जाते हैं तो इनको लगता है कि यार इधर से अब व्यापार करना सही नहीं है, टैक्स वगैरह ज्यादा लगेंगे, तो अपन को अलग रास्ता ढूंढना चाहिए जिसके जरिए अपन भारत पहुंच सके। तो इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होड़ लग जाती है रास्ता ढूंढने की, भारत को खोजने की होड़ लग जाती है। भाई भारत के लिए जल के माध्यम से रास्ता कैसे खोजें? अब आजकल तो क्या टेक्नोलॉजी काफी सारी हो गई, जीपीएस सिस्टम वगैरह, राडार वगैरह सब आ गए हैं। उस जमाने के अंदर इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। उस जमाने में सिर्फ वो आता है ना क्या, दिशा सूचक यंत्र, कंपास, सिर्फ उसी का जरूर आविष्कार हो रखा था, ठीक है। तो इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी। और पानी को आपको पता, समुद्र जो है आपका, ये अरब सागर, ये हिंद महासागर वगैरह, तो उसमें आपको पानी में कैसे पता चले किधर पहुंच गए? बीचों बीच में अगर पानी के खड़ा कर दे तो आपको क्या पता चले कहां जाना है? तो पानी का रास्ता बड़ा कठिन काम है खोजना। तो पानी के रास्ते को खोजना एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके लिए सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इनके पास जहाज वगैरह अच्छी क्वालिटी के आ चुके थे, बढ़िया जहाजों का आविष्कार कर लिया था इन लोगों ने। लेकिन जाए कहां पे? रास्ता भी तो पता हो जहाज के आविष्कार से क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के अंदर जो पहला जो यूरोपीय देश है उसका नाम आता है पुर्तगाल। पहला कौन सा देश है? पुर्तगाल है, ठीक है। यानी कि ये आपका यूरोप है। इस यूरोप के अंदर बात करें तो एक देश आ रहा है, देश का नाम क्या है? पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल के अंदर जो राजा हुआ करता था उसका नाम था डॉन हेनरी द्वितीय, ठीक है। इसी को हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं, हेनरी द नेविगेटर। इसी का दूसरा नाम क्या है? हेनरी द नेविगेटर। डॉन हेनरी ने अपना एक आदमी को भेजा, उस आदमी का नाम था बार्थोलोमियो डियोज। किसे भेजा है? बार्थोलोमियो डियोज को। ये एक नाविक था। क्या था? नाविक। इसको भेजा। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1487 की बात है ये। कब की बात है? 1487 की, कि भैया जा और जाकर के इंडिया के बारे में पता लगा करके आओ, ठीक है, कि इंडिया के लिए कौन सा रास्ता रहेगा, ठीक है। ये भाई साहब निकले कहां से? यूरोप से। यूरोप में कौन से देश से? पुर्तगाल से। कौन से देश से निकले? पुर्तगाल से। कौन निकले? बार्थोलोमियो डियोज। और ये यहां पे नीचे अफ्रीका पड़ता है क्या? तो ये जब यहां से निकल करके और ये यहां पे इस बिंदु पे पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच गए? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु में पुर्तगाल का जो बार्थोलोमियो डियोज था वो पहुंच गया। तो इसने यहां पहुंचने के बाद में इस जगह का नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म। क्या नाम रखा? ठीक है, केप ऑफ स्टॉर्म रखा। अब जब बार्थोलोमियो डियोज यहां पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये जगह इंडिया तो नहीं है। ये वापस जाते हैं यहां से लौट करके, हेनरी द नेविगेटर को बोलते हैं कि भाई साहब एक जगह तो मिली है लेकिन वो इंडिया तो नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या नहीं लग रहा है? इंडिया। अपन एक नई जगह की तो खोज करी है लेकिन वो इंडिया नहीं था यार। तो ये हेनरी द नेविगेटर था, वो कहता कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था। और ये जो जगह थी इसका नाम बदल करके ये रख देता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। क्या नाम रख दिया? केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये दो नाम आ गए अपने सामने। किसने खोजे हैं? ये पुर्तगाल के नाविक था बार्थोलोमियो डियोज, उसने खोजा है। कौन था पुर्तगाल का राजा? ये कौन है? शासक है। इसने भेजा था किसको? बार्थोलोमियो डियोज को। क्लियर हुआ एक बात? जब पुर्तगाल ने इस तरीके से भेजा अपना आदमी, तो यहीं पे बगल में एक देश और है, उसका नाम आता है स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। स्पेन की जो राजकुमारी थी वो थी ईशाबेल। जैसे यहां पे राजा डॉन हेनरी है वैसे स्पेन के अंदर रानी कौन है? ईशाबेल है। ईशाबेल ने भी अपना एक आदमी भेजा, उस आदमी का नाम आता है कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस, ठीक है।
इसने भी अपना एक आदमी भेजा, आदमी का नाम क्या है? कोलंबस है। ये तो बात क्लियर हुई क्या? अब ये जो स्पेन से ईसाबेल ने कोलंबस को भेजा था, ये घटना आती है 1492 की। कब की है? 1492 की। लेकिन भाई साहब समुद्र के अंदर ये रास्ता भटक जाते हैं, इनको जाना किधर था? इस साइड में, ये पहुंच गए इस साइड में। ठीक है, सुनना गौर से, इन्हें जाना था इधर की तरफ, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग कर दी इधर की तरफ, और इधर की तरफ जब इन्होंने स्टार्टिंग करी तो यहां पड़ता है अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज करी थी, यहां पहुंच गया तो इसको लगा कि इंडिया तो नहीं है ये। यहां के लोगों को इसने रेड इंडियन जरूर कहा। क्या कहा? रेड इंडियन है। ठीक है, ठीक है, इसने क्या कहा? इनको रेड इंडियन कहा। अब इटली का एक व्यापारी और जाता है, उसका नाम होता है अमेरिगो वेस्प्यूची। क्या नाम है? अमेरिगो वेस्प्यूची। इसी के नाम पे अमेरिका बेटा, ऐसे मजाक मत उड़ाए। अमेरिगो वेस्प्यूची जो है वो जाता है, वो कहता है कि भाई साहब ये इंडिया इंडिया नहीं है, यहाँ के लोग रेड इंडियन जो बोल रहे हो ये इंडिया नहीं है, ये एक अलग द्वीप है, और इसको कहते हैं खुद के नाम पे नाम धर दिया अमेरिका। क्या नाम धर दिया? अमेरिका। इसने क्या किया है? अमेरिका का नामकरण किसने किया है? अमेरिगो वेस्पूची ने। अमेरिगो वेस्पूची कहां का था? इटली का था। कहां का है? इटली का है। क्लियर है? दो बातें क्लियर हुई। खोजने चले थे कहां पे? भारत को। खोज किसको लिया अपन ने? अमेरिका को, और केप ऑफ स्टॉर्म या केप ऑफ गुड होप ये कहां पे है? अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इधर सुनो, इसका अगर आपसे कभी कभी हिंदी के अंदर नाम पूछ लिया जाए तो भी बता सकते हो, उत्तमांशा अंतरीप। ठीक है, उत्तम प्लस आशा से बना उत्तमांशा अंतरीप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप है ना, गुड होप, उत्तम आशा। ठीक है, तो या तो ये नाम मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर है? अब पुर्तगाल से ही एक व्यक्ति और निकल करके जाएगा, जो कि पहले तो आएगा इस तरह से, यहां केप ऑफ गुड होप पहुंचेगा, फिर यहीं से इसके पास में से होता हुआ फिर पहुंचेगा यहां पर भारत में। ठीक है, वो जो व्यक्ति है उसका नाम है वास्को डिगामा। क्या नाम है? वास्को डिगामा। मैं वास्को डिगामा को अलग से बना दूं फिर से। ये आपका क्या है? यूरोप है। ये आपका क्या है? अफ्रीका। और यहां पे क्या है? आपका इंडिया है। यहां पे क्या है? इंडिया है। यूरोप से जो व्यक्ति निकल करके आ रहा है उसका नाम क्या है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा गया, यहां से पहुंचेगा पहले यहां पे, फिर यहां से इस तरीके से जाते हुए यहां पहुंचेगा। ठीक है, इसकी जो हेल्प करेगा वो करेगा गुजरात का एक नाविक होता है अब्दुल मजीद। गुजरात का नाविक का नाम क्या है? अब्दुल मजीद की सहायता से। ठीक है, यह घटना कब की है? 1498 की है। कब की है? 1498 की है। इस तरीके से घूमता हुआ ये ऐसे जाते हुए गुजरात का एक इसको नाविक मिल जाता है समुद्र के अंदर, उसका नाम होता है अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद की हेल्प लेता है ये। ठीक है, और अब्दुल मजीद का पीछा करते हुए कहां पहुंच जाता है? मालाबार द्वीप। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। कहां पड़ता है? केरल में। ठीक है, इधर देखो कहां पहुंच गया ये? केरल पहुंच गया। केरल के अंदर जो इस समय पे शासक था, केरल का जो राजा था वो था जमोरिन। कौन है केरल का राजा? जमोरिन। क्लियर है क्या? भारत ये कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 में। कब पहुंचा? 17 मई 1498 में। जमोरिन के द्वारा इसका क्या किया जाता है? वेलकम। क्या किया गया? जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। केरल का शासक कौन है? जमोरिन। ठीक है, ये समझ में आया? सारी चीजें क्लियर है अभी तक? अब जब यहां केरल में आ जाएगा ये, तो केरल में आने के बाद में जमोरिन ने इसका स्वागत कर ही दिया है, तो यहां पे आकर के ये जो मसाले होते हैं ना, हाँ, उनमें से ज्यादातर तो काली मिर्च ज्यादा लेकर के जाता है, तो ऐसा कहते हैं कुछ मसाले लेकर के जाता है यहां से। ठीक है, उन मसालों को जब ये वहां जाकर के बेचता है तो लगभग 61 गुना दामों में बेचता है। मतलब 1 रुपए की चीज यहाँ पे खरीदी, वहां पे 61 रुपए में आराम से बिकती है, और बहुत फास्ट बिकती है। क्यों बिकती है फास्ट? क्योंकि जो मसाले होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होते हैं। वो मसाले कहां पे होते हैं? या तो आपके होंगे अपना जो दक्षिणी भारत है उसमें होंगे, या फिर और जो दक्षिणी एशिया के जो देश है जैसे इंडोनेशिया वगैरह है वहां होते हैं अच्छे क्वालिटी के मसाले। यूरोपियन कंट्रीज का जो भोजन है वो क्या है? पैक्ड फूड होता है एक तो, और दूसरा बात मीट वगैरह जो होते हैं वो ज्यादा है, और उनको स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मसालों की बिक्री अच्छी होती है। ठीक है, तो जैसे ही वास्को डिगामा यहां से मसाले लेकर के वहां बेचता है पुर्तगाल के अंदर, तो इसको बहुत फायदा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसकी पूरा यात्रा का खर्चा काट पीट करके भी इसको अच्छी खासी बचत हो जाती है। जैसे ही जाएगा ये बात पता चलेगी और लोगों को, तो उनके भी मन में लालच आएगा, वो भी कहेंगे यार हमको भी जाना चाहिए। तो इसका देखा देखी एक व्यक्ति और आता है, उसका नाम होता है पेड्रो अल्बरेज। क्या नाम है? पेड्रो अल्बरेज। यानी कि पहले नंबर पे तो कौन आया था? वास्को डिगामा। मैं बता देता हूं आपको,
वास्को डी गामा जो आया था ज्यादा दिन नहीं रुकता है, 3-4 महीने में वापस चला जाएगा। और वास्को डी गामा यहाँ पे भारत में 3 बार आता है। कितनी बार आता है? 3 बार आता है। पहली बार जब आया था तो ज्यादा दिन नहीं रुका, चला गया, फिर दोबारा 1502 में आएगा, फिर तीसरी बार 1524 में आएगा। ठीक है, जब 1524 में आएगा तो उस समय पे ये गवर्नर बनकर के आएगा गोवा का। ठीक है, अभी अपन बातें करेंगे आगे। यहीं पे वास्को डी गामा की बाद में मृत्यु हो जाती है और गोवा के अंदर ही इसकी कब्र है। ठीक है, क्लियर है? पहले नंबर पे वास्को डी गामा आया, दूसरे नंबर पे पेड्रो अल्बरेज आया है। कौन आएगा? पेड्रो अल्बरेज। पेड्रो अल्बरेज जब भारत आता है तो उससे पहले इधर देखना, यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? ये महासागर की अपन बातें कर रहे हैं, तो इसमें पहले यहां पे इधर की तरफ अरब कंट्रीज आती है। अरब कंट्रीज के जितने भी व्यापारी थे वो भी दक्षिण भारत के अंदर आकर के क्या किया करते थे? व्यापार किया करते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, दाहिर सेन के समय पे भी बताया था। तो यहां पे ये लोग व्यापार किया करते थे। एक अरब का जहाज था जिसको पेड्रो अल्बरेज लूटता है और लूटने के बाद में उसको जितने भी सामान सट्टे थे वो जमोरिन को भेंट करता है। जो केरल का राजा था उसको जीत में उपहार के रूप में जो जितने भी मालताल यहां से लूटता है वो उसको उपहार देता है। इससे बदले में खुश होता है जमोरिन और वो उनको यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन दे देता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आ गया पेड्रो अल्बरेज। तीसरे नंबर पे फिर वापस से आएगा कौन? वास्को डी गामा। कौन आएगा? वास्को डी गामा। ठीक है, चौथे नंबर पे जो आएगा वो आएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, कौन आएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आएगा। इसी ने अपन को ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी। क्या दी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? तो ये होता है कि ये जो समुद्री क्षेत्र है, इस समुद्री क्षेत्र के ऊपर कब्जा, अगर यहाँ पे अपना कब्जा हो गया तो कोई और व्यापारी या और देश का जो है वो नहीं आ पाएगा। यदि आएगा तो अपन उसके ऊपर अपना प्रभाव रहेगा। तो इसको कहते हैं ब्लू वाटर या नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, वो किसने दिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दिया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो एज ए गवर्नर आता है। क्या बनकर के आता है? गवर्नर। उससे पहले क्या होता है, जब पेड्रो अल्बरेज आया था, पेड्रो अल्बरेज ने तो क्या काम किया था? जमोरिन को वो लूट करके दिया था। जमोरिन को क्या दिया था? जमोरिन को अरब जहाज लूट कर दिया। अरब जहाज को लूट कर दिया। ठीक है, दूसरी बात जब वास्को डी गामा आएगा तो दूसरी बार वास्को डी गामा कब आता है? 1502 में आएगा। कब आएगा? 1502 में। पेड्रो अल्बरेज जो आया था वो आएगा था 1500 में। ठीक है, और वास्को डी गामा पहली बार जो आया था वो आया था 1498 में। और वापस से वास्को डी गामा कब आ रहा है? 1502 के अंदर आ रहा है। ठीक है, 1502 में जब वास्को डी गामा आता है भारत के अंदर तो दो व्यापारिक कोठियों का निर्माण होता है। एक है कोचीन और एक है कन्नूर। ये दोनों कहां पे है? तो केरल में है। दोनों कहां पे है? केरल में। तो दो व्यापारिक कोठियों का निर्माण होता है कोचीन और कन्नूर का। किसके समय पे? वास्को डी गामा के समय पे। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आएगा, एज ए गवर्नर आता है। ठीक है भाई, यहाँ पे कंपनी ने अपनी कोठी वगैरह सौंपती है, तो ये कंपनी तो है, ये व्यापार करने के लिए कंपनी आई है वहां से पुर्तगाल से। वो कंपनी का जो गवर्नर है वो है ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने क्या दिया आपको? ब्लू वाटर पॉलिसी दी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है 5वें नंबर पे वो आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये जो आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क है इसे आप पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक। क्यों बोलते हैं इसको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक? क्योंकि इसने पहली बात तो क्या किया है? गोवा को जीता है। क्या किया है? गोवा को जीता। तो गोवा को किससे जीता? तो गोवा को जीता है ये बीजापुर के शासक से। बीजापुर के शासक से। आदिल अली शाह नाम का एक शासक था, उससे जीता है। सुनना मेरी बात, पूरा नाम है इसका बीजापुर के शासक का यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। कल मैंने जब औरंगजेब पढ़ाया था उसके अंदर बीजापुर जितवाया था, बीजापुर और गोलकुंडा जितवाया था, वहां पे मैंने इसका नाम लिख दिया था यूसुफ आदिल शाह का। उसमें यूसुफ की जगह सिकंदर कर लेना, वो सिकंदर आदिल शाह है। ठीक है, उसमें क्या कर लेना? यूसुफ की जगह सिकंदर कर लेना, वो सिकंदर आदिल शाह है। दोनों आदिल शाही है वैसे। आदिल समूह जो है वंश का शासक है, ये है आपका यूसुफ आदिल शाह, वो सिकंदर आदिल शाह था। औरंगजेब ने जिसको पराजित किया था वो सिकंदर है और ये यूसुफ आदिल शाह है, जिसको पराजित किसने किया है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया है। ठीक है, ये बातें हुई। गोवा को जीत लिया है। दूसरी बात, इसको अपन पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक बोल रहे हैं तो उसका बोलने का रीजन है, यानी कि पुर्तगाल ये गोवा को जीता है ना, ये गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का जो अधिकार रहेगा वो भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक रहता है, 1961 तक है। यानी कि अब जो ये इन्होंने जीता है वो कब तक रहेगा? 1961 तक गोवा के ऊपर इनका अधिकार रहेगा। 1961 में जाकर के भारत के कब्जे में आता है और बाद में 1987 में इसको 25वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही वह व्यक्ति था जिसने भारत में आकर के पुर्तगालियों को यह कहा कि यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ आप वैवाहिक संबंध बनाओ और अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ। ये वही व्यक्ति है जो मुस्लिमों से कट्टरता रखता था, मतलब मुस्लिमों के प्रति, मतलब इसके इरादे जो थे अच्छे नहीं थे, मुस्लिमों को घृणा की दृष्टि से देखता करता था और ये कहता था कि यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ आपको वैवाहिक संबंध बना करके ज्यादा से ज्यादा आपको पुर्तगालियों को यहाँ पे बसाना है। ठीक है,
ये ऐसा कहने वाला कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसी ने गोवा को जीता है, लेकिन गोवा को राजधानी नहीं बनाया है। गोवा को जो राजधानी बनाएगा वो इसके बाद वाला बनाएगा नीनो दा कुने। इसके बाद कौन आएगा? नीनो दा कुने। 6वें नंबर पे कौन है? नीनो दा कुने। नीनो दा कुने ही क्या करेगा? गोवा को राजधानी बनाएगा। गोवा को राजधानी। और इसी के ऊपर 1961 तक क्या रहेगा? इनका शासन रहेगा। 1961 में आजाद होगा ये गोवा, यहां से एक बार कब्जे में आने के बाद में। ठीक है? क्लियर है? तो ज्यादा नहीं है, बस यही है। पुर्तगाल के अंदर ज्यादा नहीं है, बस यही है। एक नाम और अगर आप सुनना चाहो तो एंटोनियो केम्ब्राल। एंटोनियो केम्ब्राल वही व्यक्ति है जो अकबर जब गुजरात गया था, मैंने समझाया था, तो पुर्तगालियों से मुलाकात करी थी क्या? तो वो जो पुर्तगाली था वो एंटोनियो केम्ब्राल ही था। वो कौन था? एंटोनियो केम्ब्राल। ठीक है? वो इसके बाद आएगा। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने, मैंने कहा था ये वाला जो एरिया था आपका पानी वाला, इसके ऊपर अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों के द्वारा। और पुर्तगालियों ने जब अधिकार कर लिया था तो उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसको टैक्स देना पड़ता था पुर्तगालियों को, मतलब फ्री पास लेना पड़ता था। हालांकि टैक्स तो नहीं था, एक कार्ड बनाया करते थे। वो कार्ड परमिशन का लेटर हुआ करता था एक प्रकार से, कि मतलब आपके पास में ये कार्ड है, यदि परमिट जिसको अपन बोलते हैं वो परमिट है, तो ही आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। ठीक है? तो वो व्यापार का जो परमिट का जो कार्ड था वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था, पैसे नहीं हुआ करते थे उसके। लेकिन वो लेने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? अकबर था। ठीक है? तो ये भी याद रखना है। ठीक है? बाकी की बातें कल करेंगे।